स्टार्ट किया था ना अपन ने, चैप्टर का नाम बताओ क्या चल रहा है? अकाउंट्स एंड ऑडिट। पहले अकाउंट्स बनाएंगे फिर उसका क्या करेंगे? ऑडिट। पहली स्टेप क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेंगे? साइन करेंगे। समझो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इक्विटी में चेंज या फिर कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट, ये सब आता है। ये पहले बनाया, बनाने के बाद कोई ना कोई साइन करेगा ना, पढ़ेंगे कौन है वो साइनिंग अथॉरिटी। साइन करने के बाद किसको भेजते हैं? ऑडिटर को। सबसे पहला काम, साइन करने के बाद किसको भेजेंगे? ऑडिटर को। और भी जो भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं सबको भेजेंगे। मतलब इसे हम एक तरीके से क्या करते हैं? सर्कुलेट। ऑडिटर चेक करेगा। भाई कल को ऑडिटर बोलेगा कि यार ये दिक्कत है, तो डायरेक्टर बोलेगा ये अकाउंट थोड़ा ना भेजे थे हमने, तो इसीलिए ऑडिटर भी क्या कहता है? साइन कर दो, नहीं तो कल को तुम भी पलट जाओगे। तो पहले साइन होता है, ठीक है, डायरेक्टर के द्वारा, जो भी ऑफिसर है, पढ़ेंगे कौन है साइनिंग अथॉरिटी। ठीक, इसके बाद ऑडिटर को आपने दिया, ऑडिटर अपनी फिर एक ऑडिट रिपोर्ट पैरेलली तैयार करेगा। फिर मैंने इसी में क्या बोला था? ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट दे देगा वो कंपनी में। तो अब डायरेक्टर क्या करेगा? अपनी एक डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएगा। यही पढ़ा था ना अपन ने। चलो, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये तीनों तैयार हो चुके। एजीएम में सारे मेंबर के सामने ऐसे प्रेजेंट करेंगे। तो कितनी चीजें दी मैंने? 3। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही बन चुके थे और साइन हो चुके थे। फिर साइन करके सर्कुलेट किया, किसको दिया? सीए को दिया, उसे चेक करेगा। उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिए और अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना दी। ऑडिट रिपोर्ट बनाकर किसको दे दी? वापस कंपनी को दे दी कि भाई मैंने रिपोर्ट बन गई और ये तेरे अकाउंट से रख लो। अब इन दोनों के बेसिस में अब क्या बनाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने? बोर्ड रिपोर्ट। ये तीनों चीजें बन गई है। जब ये तीनों चीजें बन गई है तो अब एजीएम में सबके सामने रखेंगे और फिर वो अब इसे अप्रूवल दे देंगे। तो इस अप्रूवल देने को हम क्या बोलेंगे? एडॉप्शन। फिर जब सारे काम हो चुके हैं तो फाइनली इसे किसे दे देंगे? आरओसी को फाइल करेंगे। तो ये पूरी प्रोसीजर है। अभी पहला स्टेप हमारा हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। सेक्शन 129 हमारा हो गया है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या पढ़ना है? सेक्शन 130 क्या पढ़ा था? अब जो अकाउंट्स आपके, दो चीजें थी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन कर रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करें? रिकास्ट करें, मतलब चेंज करें। तो ट्राई करो चेंज की जगह आप भी क्या वर्ड यूज करेंगे? रिकास्ट। क्या कर सकते हैं? हाँ, कौन ऑर्डर देगा? ऑर्डर देगा हमारा कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर। लेकिन इनको एप्लीकेशन कौन देगा ओपन कराने के लिए? सीजी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी और जो भी प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, रीजन क्या था? फ्रॉडुलेंट मैनर और मिसमैनेजमेंट। क्लियर है? चलिए अब जो हम पढ़ेंगे दैट वाज सेक्शन 131। 128 क्या है सेक्शन नंबर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन 130 रीओपन कर रहे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे 131। हेडिंग देखो, वॉलेंट्री क्या कर रहे? रिवाइज कर रहे। क्या रिवाइज कर रहे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। हम क्या चेंज कर रहे हैं? क्या चेंज कर रहे हैं? रिवाइज करना, चेंज करना। क्या चेंज कर रहे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सारी 4-5 चीज और साथ में क्या लिखा है? बोर्ड रिपोर्ट। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट समझते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे अकाउंट्स, बैलेंस शीट चेंज कर रहे हैं। बोर्ड रिपोर्ट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बनाई। चलिए, अलाउ कर रखा है डायरेक्टर को कि यस वो रिवाइज कर सकते हैं, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहे वो आपकी बोर्ड रिपोर्ट। लेकिन कितने साल पुरानी कर रहे हैं? प्रीसीडिंग 3 ईयर। अगर आपको लग रहा है प्रीसीडिंग 3 ईयर में, पिछले 3 सालों में हमारी जो बोर्ड रिपोर्ट है वो कुछ गड़बड़ हो चुकी है, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कुछ दिक्कत में आ चुका है, हमने जो रूल्स रेगुलेशन है सेक्शन 129 और सेक्शन 134 फॉलो नहीं किया। 129 किसका था? अभी आपने बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 129 साफ साफ बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त आपको शेड्यूल 3 का ध्यान देना है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। मतलब आपने 129 के अकॉर्डिंग बनाया नहीं है। सेक्शन 134 आगे पढ़ेंगे, अभी 131 है ना, तो ऐसे 132, 33, 34। 134 किसको लेकर बात बोलता है? बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर की रिपोर्ट। ठीक है, तो 134 आपने फॉलो नहीं किया बोर्ड रिपोर्ट के टाइम पर, 129 आपने फॉलो नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम पर। पिछले 3 साल में अगर आपको ऐसा लगता है तो इन पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड को आप क्या करवा सकते हो? खुद से वॉलेंट्री रिवाइज करने के लिए बोल सकते हो। क्या हेडिंग समझ में आई?
हेडिंग समझ में आए? हम पढ़ रहे वॉलंटरी रिवीजन किया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और बोर्ड रिपोर्ट को। डायरेक्टर को अलाउ कर रखा है कि यस आप कर सकते हो पिछले 3 साल का, लेकिन आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी किसकी? ट्रिब्यूनल की, पहले ट्रिब्यूनल की परमिशन। चलिए, ट्रिब्यूनल की जब आप परमिशन लेने जाओगे तो ट्रिब्यूनल को आपने नोटिस दिया है ना, एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन में क्या लिखा है कि हम चेंज करना चाहते हैं पिछले 3 साल का। तो अब ट्रिब्यूनल क्या कहेगा? रुक जाओ, मैं बाकी लोग से भी पूछ लूं। तो ट्रिब्यूनल किसको नोटिस देगा? सीजी को, सीजी को नोटिस देगा, एंड साथ में किसको देगा? इनकम टैक्स अथॉरिटी। चेंज क्या करो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पैसे से रिलेटेड मैटर है तो भाई इनकम टैक्स एक्ट तो आएगा ही, तो सीजी को भी नोटिस जाएगा और साथ में किसको जाएगा? इनकम टैक्स अथॉरिटी को। ठीक है, अब उनसे पूछा जाएगा कि भाई इस कंपनी को लेकर आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ ऑब्जेक्शन रेस करना चाहते हो, तो अगर ऑब्जेक्शन रेस किया जाएगा तो ट्रिब्यूनल उनकी बात भी सुनेगा। मैं ट्रिब्यूनल हूं, तुम कंपनी हो, कंपनी मेरे पास आई है, हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 3 साल का चेंज करना चाहते हो। मैं कह रहा हूं कर सकते हो, लेकिन रुक जाओ, पहले आपकी कंपनी को लेकर मैं पूरी हिस्ट्री पूछ लूं, सीजी से भी पूछ लूं और इनकम टैक्स अथॉरिटी से। अब उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन रेस किया कि ये कंपनी कुछ लोचा करके बैठी है, तो मैं सीजी की भी सुनूंगी और वो अथॉरिटी की भी सुनूंगी जिनसे मैंने पूछा बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन। उनसे पूछने के बाद मैं फिर ऑर्डर पास करूंगी, ठीक है आप वॉलंटरी रिवाइज कर सकते या फिर रिवाइज नहीं कर सकते। यहां तक चीज क्लियर है? चलिए, सच रिवीजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर रिपोर्ट, रिपोर्ट मतलब बोर्ड रिपोर्ट। अब यहाँ पे बस सिंगल रिपोर्ट डालेंगे, लेकिन हेडिंग में समझ चुके हो बोर्ड रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट जिसे आप चेंज कर रहे थे। नॉट बी प्रिपेयर फाइल मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल, एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार रिवाइज कर दोगे। अब बार बार थोड़ा रिवाइज करते रहोगे, हम आपको एक ही बार मौका देंगे। यहां तक चीज क्लियर है? हेडिंग समझ में आई? सेक्शन नंबर कौन सा है? 131। क्या करता है 131? वॉलंटरी रिवीजन करने के बाद कंपनी अप्लाई करिए ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल के अप्रूवल के बिना नहीं कर सकते, लेकिन जब वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगी तो ट्रिब्यूनल आगे जाएगा सीजी और इनकम टैक्स अथॉरिटी। उनको कोई दिक्कत नहीं है तो जैसा उसे ठीक लगेगा वैसे करेगा, दिक्कत है तो उनकी बातें सुनने के बाद डिसीजन देगा। चलिए, डिटेल रीजन, आपके बोर्ड रिपोर्ट चेंज हो गई थी, अब इस साल की बोर्ड, पिछले 3 साल की चेंज कर रहे हो ना, आज हर साल बोर्ड रिपोर्ट बनती है, आज इस साल बोर्ड रिपोर्ट जो बनी पिछले 3 साल में आपको चेंज कर रहे हो, तो आपको डिटेल रीजन बताना पड़ेगा। क्या रीजन बताना पड़ेगा? क्यों आपने रिवाइज किया, क्या रीजन है, क्या डेटा गलत हो गया था, आपको खुद से वो रीजन बताना पड़ेगा। और जब वो ऑर्डर पास हो गया कि ठीक कर लो, तो आपको बस क्या करना है? करेक्शन करना है। क्या करेक्शन करना है? प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी और प्रीवियस बोर्ड रिपोर्ट में, और उसके अलावा जो भी एंसिलरी ऑल्टरेशन होगा वो भी आप कर देना। ट्रिब्यूनल ने हाँ बोल दिया है करो, तो आपको क्या करना है? प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो गलत थी उसे ठीक कर दो, चाहे वो रिपोर्ट हो चाहे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और नेसेसरी जो भी कॉन्सिक्वेंशन ऑल्टरेशन आते हैं वो भी करने का। क्लैरिटी है बच्चा? पूरा समरी सुनो। सेक्शन 131 सिंपल बोलता है अगर डायरेक्टर को लग रहा है कि पिछले 3 सालों में उनसे कोई गलती हो गई है, वो खुद से ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे और करेक्शन की डिमांड करेंगे। ट्रिब्यूनल उन्हें हाँ बोलने से पहले सीजी से पूछेगा और इनकम टैक्स अथॉरिटी से पूछेगा, सब कुछ ठीक ठाक लगेगा तो हाँ बोलेगा, जैसे वो हाँ बोलेगा तो उनको अपना सब चेंज करना है और जो उससे इंसिडेंटल होगा उन्हें भी ठीक कर देना। क्लैरिटी है? एक केस दे रखा है यहाँ पर अमेरिकन रोड टेक्नोलॉजी का, समझना। इस केस में दे रखा है पिछले 3 साल की बात हो रही थी ना बच्चा, इन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में हमारे डेटे से मतलब 16-17, 15-16, 14-15, 3 फाइनेंशियल ईयर है। सबसे पुराना कौन सा है? 14-15, दूसरा 15-16, 16-17, ये 3 फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, कंपनी फाइल कर रही है एप्लीकेशन रिवीजन को लेकर, वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज करना चाहती है। क्यों चेंज करना चाहती है? वॉलंटरी रिवाइज करना चाहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेक्शन 129 और सेक्शन 134, 129 क्या था? 134 क्या था? बोर्ड रिपोर्ट, उसके लॉ को कंप्लाई नहीं किया, लेकिन पिछले 3 सालों में उन्हें ऐसा याद आया कि अरे यार ये तो बच गया, चलो चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दे सकती है। कौन देगी एप्लीकेशन? कंपनी खुद। किसे देगी? ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल किससे पहले पूछेगा? सीजी और इनकम टैक्स अथॉरिटी। चलिए, पूछा, इन्होंने कहा विच वॉज वन ऑफ द ईयर इनकरेक्ट। पता चला इन पिछले 3 सालों में एक फाइनेंशियल ईयर हमारी क्या हो गई थी? गलत। वो जो गलत हुई थी डिडक्टेड, पता चलता है वो कौन सी वाली थी? 14 और 15। गलत कौन सी वाली थी? 14-15, सबसे पुराना साल। लेकिन अगर 14-15 गलत है तो उसका बेस कहीं ना कहीं जुड़ा होता है उसके पिछले ईयर से। तो इन्होंने कहा कि भाई अब
अब उसका पिछला ईयर की अगर जाएंगे तो 12-13 और 13-14 को भी कंसीडर किया जाएगा। तो इन शॉर्ट पिछले 3 साल भी कहीं एक जगह गलत है, और वो गलत सबसे तीसरा वाला ही सबसे लास्ट वाला है, उसका डेटाबेस कैरी फॉरवर्ड होता रहता है ना, उसका डेटाबेस अगर और पुराना जाता है तो यस उसे भी कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर ये तीनों सही है और गलती कहाँ है, लिख देती हूं मैं 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, दिख रहा है ना बच्चा, 16, अच्छा यही लिख देती हूँ 16, 17, क्लियर है। चलो अब देखो पिछले 3 साल से मतलब हमारा इन 3 साल से है 14, 15, 15, 16, 16, 17, इन 3 साल में तीनों सही है। तो अब आप पिछले 3 साल का बस चेंज कर सकते थे, पिछले 4 या 5 साल का कर सकते थे क्या, नहीं। इन्होंने कहा कि गलती कहां निकली 13-14 में, तो इसके लिए इन दोनों को भी कंसीडर कर लेंगे। लेकिन गलती समझ लो बस 12-13 और 13-14 में, तो क्या उसे चेंज किया जाएगा, नहीं, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है तो चेंज कर रहे। अगर ये ठीक होता और ऊपर कुछ गलतियां होती तो भाई आपको 1 साल पहले सोचना था। अब कुछ नहीं हो सकता, हम अभी बस पिछले 3 साल तक का डेटा देखते। क्लैरिटी है, तो ये पूरा केस का ये कंक्लूजन है। एक बार खुद से एक बार वन रीड भी करना, ठीक है। चलिए एक हेडिंग है, क्या हेडिंग है, इंपॉर्टेंट। अभी सेक्शन 131 पढ़ा, बीच में 132 भी आता है, 133 भी आता है। 132 एक अथॉरिटी का नाम है, NFRA कर, वेरी गुड, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। 132 अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इन लोगों ने बोल दिया कि इंपॉर्टेंट चीजें वो पढ़ते हैं। 134 पूरा कंप्लीट नहीं दिया है, उसका एक छोटा सा पार्ट दिया है, वो छोटा सा पार्ट क्या हेडिंग से समझो, क्या लिखा है, 5 स्टेप्स बताए थे मैंने। पहला स्टेप पक्का यही था, पहले प्रिपेयर किया, बना लिया। अब क्या करना है, यहां पैरेलली अगर आप देख रहे हो तो 2 चीजें पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी और बोर्ड रिपोर्ट भी। अभी लास्ट वाला टॉपिक यही पढ़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। अब इसकी साइनिंग की बात हो रही है, ठीक है। पहले अच्छे प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे, अच्छा प्रेजेंटेशन, साइनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट में दोनों की बात कर रही हूं। सेक्शन 134 का सब सेक्शन 6, सेक्शन 134 का सब सेक्शन 1, आपकी बुक ने ये सब कुछ भी नहीं बताया है, ठीक है। आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी आपको समझ में आया सेक्शन 134 अभी कंप्लीट नहीं पढ़ रहे, लेकिन 134 का 1 और 6 पढ़ रहे, ठीक। सबसे पहले मैं 1 पढ़ा रही हूं, सबसे पहले क्या पढ़ा रही हूं, 1 साइनिंग अथॉरिटी। द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, चेयरपर्सन किसका, बोर्ड, इज ऑथराइज्ड, बोर्ड का जो चेयरपर्सन है ऑथराइज कर रखा है, किसने ऑथराइज कर रखा है, बाय द बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक चेयरपर्सन बना के रखा है और उसको बोला कि भाई तू साइन कर ले। हम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे, यहाँ का एक चेयरपर्सन है, मैं चेयरपर्सन हूँ, हम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैं भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर डायरेक्टर डायरेक्टर, सिंगल को बोलेंगे डायरेक्टर और हम सबको मिलाकर क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप लोगों ने मिलकर मुझे बना दिया चेयरपर्सन, और इस चेयरपर्सन को क्या दे दी, अथॉरिटी। किस चीज की अथॉरिटी, कि तुम जाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साइन करो। इतने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साइन करेंगे तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट भर जाएगा, सब साइन करेंगे क्या, नहीं, तो अथॉरिटी दी जाएगी। तो अथॉरिटी किसको दे रखी है, लेकिन बस क्या चेयरपर्सन से काम चलेगा, नहीं, चेयरपर्सन को ऑथराइजेशन दी है साइन करने की, किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब चेयरपर्सन अकेला साइन नहीं करेगा, एंड लिखा है, कौन साइन कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, चेयरपर्सन, एंड क्या लिखा है, कॉमा लिखा है, कॉमा मतलब क्या होता है, साथ में, क्या लिखा है, गर्व होना चाहिए तुम लोग को, और कौन साइन कर रहा है। तो इन शॉर्ट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साइन करते हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना रीड भी करते बनना चाहिए। जो तुम लोग जो इतना मुंह बनाते हो ना अकाउंट्स पढ़ने में कि बताओ यार अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, बच्चा थोड़े बेसिक्स तो समझो, नहीं तो कैसे साइन करोगे। साइन तो हम कर देंगे दीदी, उसकी टेंशन मत लो, है ना, समझ में आया हो चाहे ना आया हो, बचपन से भी तो यही कर रहे हैं नालायको, थोड़ा तो बेसिक्स बनने चाहिए, ठीक है। चलो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप रिस्पॉन्सिबल हो साइन करने के लिए, सिग्नेचर अथॉरिटी हो, तो कौन साइन करेगा सबसे पहले, तो चेयरपर्सन। चेयरपर्सन को ऑथराइजेशन किसने देखी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो जिसे दे रखी वो एक चेयरपर्सन, एंड साथ में सीईओ, देन सीएफओ, तीन हो गए, और सीएस इफ एनी इन दी कंपनी,
मतलब किसी से कंपनी में सीएस होती है लिमिट क्रॉस करने के बाद, तो सीएस है तो सीएस के साइन, सीएस नहीं है तो उसके साइन नहीं। अगर आपको याद हो केएमपीओ पॉइंट होते थे, ये सीईओ ये सीएफओ कहां से आया, केएमपीओ पॉइंट। तो केएमपीओ पॉइंट करने की लिमिट थी हर लिस्टेड कंपनी को, टर्नओवर, पेड अप कैपिटल, आउटस्टैंडिंग, ऐसे करके एक लिमिट थी। अगर उस लिमिट को क्रॉस किया तो केएमपी आ गया, और केएमपी आ गया तो उनके साइन आएंगे, बात समझ में आ गई, तो सीएस भी आ जाएगा। इज दैट क्लियर? पक्का? चलो मान लो एनी अदर केस, कंपनी में केएमपी आई नहीं, तो इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, तब ये वाला केस एप्लीकेबल नहीं है। पहले वाले केस में कौन साइन कर रहा है? ऑथराइज चेयरपर्सन, सीईओ, सीएफ और कंपनी सेक्रेटरी, 4। मान लो ये वाला केस एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है आपकी कंपनी में केएमपी, तो क्या बोल दिया, कोई भी 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड मतलब आपकी कंपनी में केएमपी अगर नहीं है, केएमपी नहीं है तो बच्चे ये सारे नहीं, ये तो हर जगह लिखा होता है इफ एनी, इफ एनी, ये इफ एनी से मतलब बस सीएस से मतलब नहीं है, सीओ सीएफओ ये सब अगर है तो मतलब केएमपी। अब इन्होंने कहा कि हमारा मतलब अगर डायरेक्टर को ऑथराइजेशन, सॉरी चेयरपर्सन को ऑथराइजेशन बाय द डायरेक्टर नहीं मिले तो फिर किससे काम चलाएंगे, 2 डायरेक्टर आएंगे, जिसमें से एक डायरेक्टर तो ऑफ कोर्स एमडी होना चाहिए। वापस पूरी समरी, हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन साइन करेगा, चेयरपर्सन को ऑथराइजेशन है तो चेयरपर्सन, अगर चेयरपर्सन को ऑथराइजेशन नहीं है तो 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक एमडी, खत्म। यहां भी एंड है, यहां भी एंड है। अगर कंपनी में ये सारे लोग हैं तो ये भी आएंगे, अगर कंपनी में ये सारे लोग नहीं है तो नहीं आएंगे। हमारी एक प्राइवेट कंपनी है, आईटेक्स अपनी एक प्राइवेट कंपनी, इसमें बस 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, ठीक है, इसमें बस 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, काम खत्म, क्योंकि ये सब नहीं है ना, अगर है तो करना पड़ेगा, एंड है, फिर नहीं है तो जरूरत नहीं है। क्लैरिटी है? ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम आते हैं चेयरपर्सन ऑथराइज, यहां पे अब किसकी बात हो रही है, बोर्ड रिपोर्ट के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आया, तभी जाऊंगी बोर्ड रिपोर्ट में, याद भी हो गया है, क्योंकि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, ठीक है। प्रशंसा कुछ, अब मैं बोर्ड रिपोर्ट की बात कर रही हूं। बोर्ड रिपोर्ट समझते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट। चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड टू साइन, सेम है, ये पॉइंट सेम है। बोर्ड रिपोर्ट शेल बी साइन बाय द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, अगर ऑथराइजेशन है तो कौन साइन करेगा, चेयरमैन। एनी अदर केस बोर्ड रिपोर्ट शेल बी साइन बाय 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, एमडी, इफ देयर इज 1, अगर है तो, ठीक है। बोर्ड रिपोर्ट शेल बी साइन, उन्होंने सिचुएशन बताई, सेम नीचे रिपीट है। इन शॉर्ट बोर्ड रिपोर्ट में क्या बोल दिया, चेयरपर्सन है तो चेयरपर्सन, नहीं है तो उसकी जगह 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, एमडी। मतलब कि बाकी जो ये केएमपी के साइन होते हैं वो किसमें आते हैं, ओनली फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब नीचे ओपीसी लिखा है, ओपीसी से क्या समझते हो बताओ जरा, 1% कंपनी समझते हैं। 1% कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है साइन बाय ओनली 1 डायरेक्टर, एक ही डायरेक्टर भी होता है, एक से ज्यादा रख सकते हो, लेकिन अगर एक भी है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बस एक डायरेक्टर, एक से ज्यादा है तब भी हमें एक की ही रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? चलो बढ़ेंगे। स्पेशल नोट, मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, दूसरा काम साइनिंग करो, ठीक है, और फिर किसको दे दो, ऑडिटर को, ताकि वो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाकर फिर वापस से रिवर्ट करेगा, और फिर बोर्ड रिपोर्ट बनेगी, फिर कहां जाएगा, एजीएम में एडॉप्ट होगा, फिर लास्ट में आरओसी, पहले तो जनरल मीटिंग में, ठीक है, एजीएम में। सच साइन इज रिक्वायर्ड फॉर द सबमिशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सिग्नेचर इसलिए करें ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम सबमिट कर सके, किसको, टू ऑडिटर फॉर हिज रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड टू एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिट रिपोर्ट अटैच होगी, और कहां रखी जाएगी, एजीएम में। बोर्ड रिपोर्ट शेल बी अटैच टू दी स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट भी की जाएगी लेट बिफोर दी जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग से मतलब उनका एजीएम से, क्योंकि ये वाले डिस्कशन तो ओनली फॉर एजीएम होते हैं। क्लैरिटी है? अब अगर आपने ये पढ़ लिया है, इसे पढ़ने में ना थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने तुम्हें अच्छा प्रेजेंटेशन दे दिया। सेम वही लिखा है, देखो 2 डायरेक्टर, ऑथराइज, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल, सेम बातें वही लिखी, बस प्रेजेंटेशन पैराग्राफ है, ठीक है। आप भी प्रेजेंटेशन यही फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट,
क्या लिखा है, क्वेश्चन रीड करो। सीएस के साइन मैंडेटरी है क्या? अगर है, अगर उस कंपनी में केएमपी है, अब इन्होंने कहा कि सीएस, तो तुम लोग क्या बताओगे, सीएस के भी मैंडेटरी हो जाएंगे और अदर ऑफिसर्स भी है, लेकिन ये सब तब होगा जब उस कंपनी में केएमपी होंगे, मतलब केएमपी वाली फॉर्मेलिटीज अगर एप्लीकेबल है तो यस, फिर मैंडेटरी, अदरवाइज नहीं। तो यही लिखा है उन्होंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बताओ, सेक्शन नंबर 36 136 हेडिंग बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ऑडिट हो गया, मतलब ऑडिटर ने चेक कर लिया अकाउंट्स को, साइन वाइन भी हो चुके हैं ऑडिटर के, और ऑडिट रिपोर्ट साथ में आ गई है। अब मेंबर के पास क्या है, राइट, ये कॉपी उसे मिले। अब याद करो जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में आपको अगर डिस्कशन करना है ये सारे मैटर, तो कितने दिन पहले नोटिस घर में पहुंच जाना चाहिए? 21 डेज, यही होता है, क्लियर होना चाहिए। 21 दिन पहले घर पे नोटिस आएगा। चलिए मुझे बताइए नोटिस के साथ साथ क्या क्या आता है? एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट और प्रॉक्सी फॉर्म। चलो डेटा को अब और बढ़ाओ, घर पे ही ऑलरेडी पहुंच जाएगा। क्या? फाइनेंशियल, ये क्या लिखा है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी। घर से पढ़कर आओ यार, इतना मोटा जो है, यहां मीटिंग में पढ़ोगे तो कब क्वेश्चन पूछोगे, कब समझ में आएगा? फटाफट पढ़ोगे तो वैसे कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। तो घर पे पहले भेज दो, ये भैया कंपनीज एक्ट बोलता है, ताकि पढ़कर आए, समझ के आए, कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट मीटिंग में बस डिस्कशन हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 136 कॉपी तो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन इसके साथ साथ क्या क्या जाएगा? कंसोलिडेटेड जाएगा, अगर है तो। कंसोलिडेटेड कब आता है? होल्डिंग सब्सिडी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर। तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो जाएगा। देखो नोटिस बहुत मोटा हो गया है, नोटिस जा रहा है, एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट, प्रॉक्सी फॉर्म, ये सब तो था ही था। अब इसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी। अगर कंपनी कंसोलिडेटेड वाली बना रही है तो कंसोलिडेटेड, और क्या लिखा है, ऑडिट रिपोर्ट भी, और क्या लिखा है, अदर डॉक्यूमेंट जो भी हो, सब अटैच कर दिए जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, और नोटिस के साथ ये घर पहुंच जाएंगे 21 दिन पहले। लेट बिफोर दी जनरल मीटिंग लिखा है, जनरल मीटिंग से मतलब क्या है, एज है। अब ये नोटिस जाता किस किस को था फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी के साथ? इन्होंने कहा एवरी मेंबर, ट्रस्टी। ये ट्रस्टी कब आएगा, जब डिबेंचर होल्डर आएगा। अगर कंपनी में डिबेंचर होल्डर है तो भैया ट्रस्टी, तो ट्रस्टी को भी पहुंचेगा, ठीक है। ऑल अदर पर्सन, जो भी यहाँ पे स्टेक रखते हैं, नॉट लेस देन, कितने दिन पहले, 21 डेज। क्या ये पैराग्राफ समझ में आ गया, हेडिंग समझ में आई? वापस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या हो रहा है, ऑडिट हो चुका है, इसकी कॉपी किसको दे रहे हैं, मेंबर्स को। क्या बस मेंबर्स को देते हैं? नहीं, मेंबर, डिबेंचर होल्डर, तो उसके ट्रस्टी को भी जाएगा, और एनी अदर मेंबर। भैया आओ मीटिंग में डिस्कस करो ठीक है। चलिए अब शॉर्टर नोटिस भी हो सकता है। वेरी गुड, ये कहां पढ़ा था ये बताओ, जनरल मीटिंग चैप्टर याद है, सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। इन्होंने कहा 21 डेज लेस से भी हो सकता है, शॉर्टर नोटिस भी भेजा जा सकता है बिफोर दी, लेकिन डीम टू हैव बीन ड्यूली सेंट, अगर मेंबर अग्री कर देंगे, हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर। अगर हैविंग शेयर कैपिटल तो वोट देंगे मेजॉरिटी नंबर एंड रिप्रेजेंट 95%, याद आया जनरल मीटिंग। नॉट हैविंग तो हमें बस क्या चाहिए, 95% इन वोटिंग। सेम एग्जाम में जनरल मीटिंग में हम पढ़ चुके हैं, जिसका टेस्ट भी है, ठीक है। याद दिला रही थी, टेस्ट है, चलो लिख लेती हूँ जल्दी से, टेस्ट है, हाँ आते ही टेस्ट होगा तुम लोग का। चलो वापस, यहां तक चीज क्लियर है। सेक्शन 8 कंपनी, समझते हैं सेक्शन 8 कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। इनको बोला भाई तुम्हें 21 डेज की जरूरत नहीं है, तुम्हारा शॉर्टर नोटिस कितना चलेगा, 14 दिन पहले भी दोगे चलेगा। निधि कंपनी कौन सी कंपनी होती है, सेविंग, थ्रिफ्टी, है ना, सेविंग पर्पज से बनती है, अपने मेंबर से उनको लेना देना, बाकी किसी से लेना देना नहीं है। निधि कंपनी में सेक्शन 136 का 1 ये एप्लीकेबल है, यही पढ़ा हमने, 136 यही था, 136 का 1 क्लियर है। 136 का 1 क्या बोलता है, 21 दिन पहले नोटिस के साथ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी मेंबर को पहुंचा देना, वो उनका राइट है, ये पढ़ रहे। उनका अप्लाई होगा सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इनमें। उन सारे मेंबर्स की बात कर रहे हैं जिन मेंबर्स के पास क्या है, नॉट, क्या लिखा है, नॉट। जब भी नॉट आएगा तो मुझे रीड करके बताना।
चाहे वो इंडिविजुअली हो चाहे वो जॉइंटली हो, नॉट होल्ड शेयर मोर देन 1%, मतलब मिनिमम बोलोगे कि मैक्सिमम, वो शेयर होल्डर जिनके पास नॉट मोर देन 1000 रुपीज वाले शेयर्स, मतलब ये छोटे शेयर होल्डर की बात करें कि बड़े शेयर होल्डर, छोटे शेयर होल्डर, वो छोटे शेयर होल्डर जिनके पास कितने तक की शेयर होल्डिंग है, क्या लिखा है 1000 तक। जब लिखा है मोर देन 1000 दैट मींस 1000 तक, एक शेयर से लेकर कितने तक की है, 1000 शेयर तक की है। तो शेयर होल्डर छोटे मोटे हैं। अब एक एक घर में नोटिस देना, इतना मोटा मोटा बंडल देना, खुद सोचो कंपनी की भी हालत कैसी हो जाती है। तो निधि कंपनी ने बोला कि भाई जिनके पास छोटी शेयर होल्डिंग है, जैसे कि 1000 तक की रुपीस के फेस वैल्यू, और क्या लिखा है, या फिर मोर देन, नॉट लिखा है, नॉट मोर देन 1%, नॉट पहले लिख देते हो बाकी फिर बताते रहते। 1000 तक का, 1000 से ज्यादा नहीं, 1% से ज्यादा नहीं। इंटीमेट उनका विच रिजल्ट जो लेस होगा, इंटीमेशन इज सेंड बाय द पब्लिक नोटिस इन द न्यूज़पेपर, मतलब घर पे नोटिस देने की जरूरत, न्यूज़पेपर में दे दो, ऑटोमेटिकली इनको पता चल जाए। वापस हम कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट घर में पहुंचाना है, पब्लिकली बता दो इनको, क्योंकि ये छोटे मोटे शेयर होल्डर्स हैं, इनको अब बहुत खर्चा हो जाएगा इसमें, तो खर्चा बचाने का एक बार ट्राई किया गया। दैट्स इट। क्लियर है बच्चा? समरी क्या पढ़ा अभी तक? 136 फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी भेजना है, कंसोलिडेटेड तो कंसोलिडेटेड, ऑडिट रिपोर्ट, एनी अदर डॉक्यूमेंट सब भेजना है। ठीक है, कितने दिन पहले? 21 दिन पहले। ये एक तरीके से आपको बताना चाहते हैं, नोटिस के साथ भेज देना। क्या 21 दिन से कम भी हो सकता है? हाँ, 95% लोग की अगर हाँ होती है। अब हैविंग नॉट हैविंग याद है आपको। सेक्शन 8 कंपनी को बोला आपकी जगह ये 21 डेज एप्लीकेबल नहीं है, उसकी जगह 14 दिन है। और निधि कंपनी को बोल दिया भाई छोटे मोटे शेयर होल्डर्स को न्यूज़पेपर में बता दो, पब्लिक नोटिस दे दो, पहुंच गया उनके पास, बात अलग से देने की जरूरत नहीं है। देन अब किसकी ऑब्लिगेशन? भाई लिस्टेड कंपनी तुमको तो ज्यादा ही करना पड़ता है। अगर कंपनी लिस्टेड है तो डॉक्यूमेंट की कॉपी इंस्पेक्शन के लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए। 21 दिन पहले घर पे तो हम पहुंचा रहे फॉर श्योर, तुमको घर पे नोटिस भेजना है, लिस्टेड हो ना, भेजना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है? पहले बताओ, लिस्टेड हो तो घर पे भेजना पड़ेगा। कितने दिन पहले? 21 डेज। लेकिन 21 डेज पहले आपको इंस्पेक्शन के लिए भी उन डॉक्यूमेंट को अवेलेबल रखो। कोई मेंबर अगर आकर ओरिजिनल देखना चाहता है जो आपके रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन है, इंस्पेक्ट करना चाहता है, वो भी आप ओपन रखेंगे। कंपनी अगर लिस्टेड है, कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट मेड अवेलेबल फॉर द इंस्पेक्शन, कहां? रजिस्टर ऑफिस। लेकिन कब? वर्किंग आवर्स में। कितने दिन पहले? जब भी मीटिंग होगी उससे 21 दिन पहले, जो भी फॉर्मेट दे रखा है। और सेंड तो हम करेंगे और दी कॉपी सेंड कर रहे हैं। ठीक है, किस किस को? मेंबर को, ट्रस्टी को। कितने दिन पहले? 21 दिन पहले। ठीक है, ध्यान रखना, क्या फॉलो कर लेना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सिंपल है। नेक्स्ट हेडिंग में आओ। हाँ, इंस्पेक्शन के लिए भी अवेलेबल है। हाँ, तो इंस्पेक्शन के लिए दे दो, या फिर क्या कर दो, घर पे दे दो। घर पे दे दे तो कोई नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए। मैनर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सर्टेन केसेस। सर्कुलेट करना, कुछ क्लिक होना चाहिए। वेरी गुड। पहला स्टेप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गुड। प्रिपेयर करो, समझ में आ गया। साइन करो, समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलेट। इन्हीं सर्कुलेशन में हमने अभी ऑडिटर का भी देखा, तब जाके जब पूरा फुल एंड फाइनल हो गया तो जनरल मीटिंग में अडॉप्ट किया और फिर फाइल किया आरओसी को। क्लियर है? ये सारी चीजें थी। चले, हेडिंग है सर्कुलेशन। फर्दर इन केस ऑल लिस्टेड कंपनी, किसकी बात करें? सारी लिस्टेड कंपनी, और वो पब्लिक कंपनी जिसका ज्यादा है नेटवर्थ, कितना? 1 करोड़ रुपीज, और टर्नओवर साथ में कितना है? 10 करोड़। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी सेंड। अब ये सेंड आपको इनको करना पड़ेगा। बच्चों यहां तक चीजें क्लियर है ना, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप काम होता है? ये काम आप ही को करवाना है। तो अब आप क्या करोगे? बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड टू सच मेंबर्स हु शेयर होल्डिंग इज दी, फिजिकल शेयर नहीं है, शेयर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। उस ईमेल आईडीज आपके पास रजिस्टर्ड होगी विद डिपॉजिटरी कम्युनिकेशन पर्पस, उनके थ्रू आप इनको क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक मोड में भिजवा दोगे वापस। सारी लिस्टेड कंपनी के किसको भेजा आपने?
मेंबर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भिजवा दिया थ्रू ईमेल आईडीज, बस वो ये कह रहे। नेक्स्ट, वे शेयरहोल्डिंग हेल्ड अदरवाइज देन बाय दी, अदरवाइज लिखा है, ऊपर लिखा था डीमटेरियलाइज फॉर्म। पहले मुझे बताओ क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो पहला पॉइंट बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो ईमेल के थ्रू पहुंचा दो, खत्म। अब लिखा है अदरवाइज देन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं है, तो सच मेंबर हु हैव पॉजिटिवली कंसर्न राइटिंग रिसीविंग, जो डीमैट में नहीं है लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया था कि हमें फिर भी फिजिकल फॉर्म में है लेकिन मांगा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे दो, डिस्पैच कर दो अगर फिजिकल कॉपी है। 3 पॉइंट्स है, पहला इलेक्ट्रॉनिक है, दूसरा फिजिकल है, तीसरा भी फिजिकल है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डीमैट इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल में दिया, दूसरा फिजिकल है लेकिन मांगा उसने इलेक्ट्रॉनिक है, तीसरा फिजिकल है तो मांगा किस में होगा, तो जो भी कंपनीज एक्ट का सेक्शन बोलता है उसके अकॉर्डिंग दे दो। क्लैरिटी है बच्चा, पक्का। इन शॉर्ट मेंबर भगवान की तरह है, जिस फॉर्म में मांगेगा दे देने का। क्लैरिटी है। किसकी बात हो रही है भाई? अगर लिस्टेड कंपनी आती है तो एक्स्ट्रा कंप्लाइंसेस। लिस्टेड कंपनी ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्लेस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनका मतलब क्या है, कंसोलिडेटेड भी इफ एनी, ऑल अदर डॉक्यूमेंट जो भी है, कहां रखना है, वेबसाइट में। किसकी वेबसाइट में? अपनी खुद की कंपनी, अपनी खुद की आईटेक्स कंपनी अपने आईटेक्स वेबसाइट में ये दिखा देगी। क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल की स्टेटमेंट में सब कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट सब जो भी आपको रखना था। अब इन्होंने सेबी की गाइडलाइन बतानी चालू कर दी। सेबी की लिस्टेड कंपनी जो एलओडीआर फॉलो कर रही है, लिस्टेड एंटिटी गिव, क्या लिखा है, इंटीमेशन किसको, स्टॉक एक्सचेंज को बताएगी अबाउट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल। वापस आओ, पहला काम क्या किया, तैयार किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया। अब उसके बाद आपने क्या किया, साइन किया। साइन करने के बाद क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई सुनो, पहले क्या करना है, स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करो कि हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली है जिसमें हम क्या बात डिस्कस करने वाले हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट। अब वो क्वार्टरली हो सकते हैं, हाफ ईयरली हो सकते हैं, एनुअली हो सकते हैं, एज द केस में भी। किसी किसी लिस्टेड कंपनी को बोलते भाई आपका क्वार्टरली जाएगा, लिस्टेड कंपनी को क्वार्टरली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है और ईयरली भी होता है। अगर मेरी कंपनी का ईयरली तो ईयरली देखेंगे, क्वार्टरली तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली तो हाफ ईयरली, जो भी है। इन्होंने कहा जिस जिस मीटिंग में डिस्कशन होगा तो आपको पहले किसको बताना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को, इस मीटिंग में ये मैटर डिस्कस होने वाले। होता क्या, इनसाइडर ट्रेडिंग नाम की एक चीज होती है। व्हाट डू यू मीन बाय इनसाइडर ट्रेडिंग? अंदर का इनसाइडर एम्प्लॉय खबरें है ना लीक कर सकता है हमारी, तो इनसाइडर क्या कर सकता है, बात इधर उधर लीक कर सकता है। तो भाई स्टॉक एक्सचेंज को पता होना चाहिए कि इस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तो पहले इंटीमेट कर दो, तब जाके डिस्कशन करेंगे। इंटीमेशन गिवन एटलीस्ट कितने दिन पहले, 5 days in advance, excluding the date। कौन सी डेट, इंटीमेट करने वाली और मीटिंग वाली। वेरी गुड। एवरी लिस्टेड कंपनी जिसकी क्या है, सब्सिडरी एक या फिर सब्सिडीज बहुत सारी है, प्लेस सेपरेट ऑडिट अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ, सबकी अलग से सेपरेट ऑडिट अकाउंट होगा। लिस्टेड कंपनी को एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं। लिस्टेड कंपनी विच हैज सब्सिडी कहाँ है, इंडिया के बाहर, तो उसे फॉरेन सब्सिडी माना जाएगा। और फॉरेन सब्सिडी को क्या बोल दिया भाई, प्रिपेयर करोगे क्या, foreign subsidy is not required to get its financial statement audited under any law of the country of its incorporation। बाहर इनकॉर्पोरेट है, इनको हमारे अकॉर्डिंग में तो काम करना पड़ेगा। which does not get such financial statement audited, the holding Indian listed company may place such unaudited। उन्होंने कहा भाई ठीक है अभी तो unaudited कर दो, आगे चल के हम देख लेंगे। क्लियर है? पढ़ क्या रहे, सर्कुलेट कर रहे, तो ये इन्फॉर्मेशन कहां कहां देनी है, डिटेलिंग पढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा भाई मेंबर जहां जहां जैसे मांगेगा दे देगा। फिर लिस्टेड कंपनी को बोला भाई तुम्हें हर जगह फैलाना है, स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना है, ठीक है, सेबी वेबी सब जगह आपको इन्फॉर्म तो करना, तो ये बस उतनी डिटेलिंग बता रहे हैं। पूछ ओ नलाइको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका किसका, सब्सिडी कंपनी का है। एवरी कंपनी सब्सिडी या सब्सिडी समझते हैं, एक है एक से ज्यादा है। कॉपी ऑफ किसकी,
सेपरेट ऑडिट, और पीछे भी पढ़ा था अनऑडिट। कब हो रहा था अनऑडिट? जब फॉरेन कंपनी है तो फिर अनऑडिटेड भी चलेगा, चाहे वो ऑडिट हो चाहे वो आपका अनऑडिट हो। प्रशंसा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज द केस में बी प्रिपेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द सब्जेक्ट टू एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु आस्क फॉर इट। सबको एक कॉपी दे देने का, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, बनाना है ऑडिट भी और अनऑडिटेड भी। ठीक, स्किप। हेडिंग क्या लिखा है? क्या होगा अंदर की हेडिंग में? इंस्पेक्शन करने के लिए अवेलेबल। कब? सोते वक्त, बिजनेस आवर्स, है ना? ये सारी चीजें पढ़ लोगे, बोलो हाँ। नहीं फॉलो करोगे तो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? किसको भेजना है? पहला स्टेप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, दूसरा साइन किया, तीसरा सर्कुलेट किया। सब जगह सर्कुलेट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडॉप्ट हो गया। इन्होंने नहीं बताया है, ये एडॉप्शन जनरल मीटिंग में पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर अब क्या करेंगे? आरओसी को फाइलिंग। अब जब आरओसी को फाइलिंग करनी है आपको, तो पहले मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद ही करोगे ना फाइलिंग। चलो, तो सेक्शन कौन सा चल रहा है? 137 ये चल रहा है ना? कुछ एओसी 4 याद है? फॉर्म का नाम याद रखो। एओसी 4 किसको लेकर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एडॉप्ट हो चुके हैं एज इट इज किसको देना है? ये एओसी 4 कौन भरेगा? आप ही भर कर दोगे। तो ये वही फॉर्म है जो आप अकाउंट थोड़े देख पाओगे, समझ पाओगे और भर पाओगे, है ना? तो यही सारी चीजें एक बार रीड करिए ना, प्रिस्क्राइब फीस जो भी लगती है। ठीक है, 1% company shall file the copy of the financial statement duly adopted by its member within the period of। अब मीटिंग में हमें तो पता है नॉर्मली एजीएम जो होगी, क्या ओपीसी की एजीएम होती है? ये तो हमने वहां पढ़ा था, ओपीसी की एजीएम होती नहीं है। तो उसको टाइम दे दिया, भाई तेरी कोई मीटिंग नहीं हो रही है। बाकी सबको बोला भाई मीटिंग हो रही है, मीटिंग में हो जानी चाहिए। इसने बोल दिया भाई कितने डेज के अंदर? 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया? हम नॉर्मल कंपनी के लिए पढ़ते 6 महीने के अंदर, तो 6 महीने मतलब क्या होता है? 180 डेज। ओपीसी को बोला तुम भाई एक ही मेंबर हो, 180 डेज के अंदर बस अप्रूव कर लो अपनी तरफ से और फाइलिंग करवा दो। क्लियर है? तो ये सारी बातें एक बार रीड कर लेना नालायक बच्चों। हाँ, बस अब लगने वाली है लास्ट। एक्सबीआरएल क्या होता है? फुल फॉर्म बताओ। ये वाली चीज आपके अकाउंट से भी आएगी, ठीक है, और तुम्हारे एमसी 21 में भी ओल्ड सिलेबस में आ गए। ये एक लैंग्वेज होती है, एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। अगर नॉर्मल मेरी कंपनी है तो मेरी कंपनी में नॉर्मली क्या लगेगा? एओसी 4। अगर मैं इस लिमिट को क्रॉस करती हूं तो इस लिमिट को क्रॉस करने वाली कंपनी को एओसी 4 कौन सा वाला? एक्सबीआरएल फॉर्मेट का अलग एक सॉफ्टवेयर होता है, वो वाले फॉर्मेट से भेजना पड़ेगा। किसको? आरओसी को। वो कंपनी कौन सी है? जो कंपनी लिस्ट हो, या तो मेरी कंपनी खुद लिस्ट है इंडिया में, या फिर मेरी कंपनी की सब्सिडी, मतलब फॉरेन कंपनी की सब्सिडी को भी एक्सबीआरएल फॉर्मेट में देना पड़ेगा। दूसरा, जिसका पेड अप कैपिटल कितना है? 5 करोड़ और अबव, जिसका टर्नओवर कितना है? 100 करोड़ ऊपर। ठीक है, और क्या लिखा है? ऑल दी कंपनी जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड विद दी, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है। क्लियर है? घिसी पिटी बातें बोलो, एक बार रीड कर लोगे पक्का? हाँ, मेरी लिस्टेड कंपनी, कंपनी लिस्टेड विद द स्टॉक एक्सचेंज और देयर इंडियन सब्सिडरी, मतलब इंडियन वाली जो सब्सिडरी है, मैं लिस्टेड हूं तो, और अगर मेरी सब्सिडरी इंडिया में लिस्ट है तो फिर जरूरत नहीं है, लिस्टेड बोला है। ठीक है, चलो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर मैं लिस्ट हूं तो मेरी इंडियन सब्सिडरी, लिस्ट नहीं है तो भी अनलिस्टेड सब्सिडरी भी। हाँ ठीक है, चलिए ये सारी चीजें रीड कर रहे हैं, पेनल्टी एक बार रीड कर लेंगे। इसमें लिखो रीड, पूछो क्यों। सबसे कचरा टॉपिक पूछा जा सकता है, कचरा है लेकिन आपका इंस्टीट्यूट पूछेगा। शॉर्ट में बता रही हूं क्या है, हेडिंग क्या लिखा है? NFRA, नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसका काम है हमारे पूरे के पूरे इंडेक्स को देखना। 2 टाइप के स्टैंडर्ड्स हम बार बार पढ़े ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा
ऑडिट के स्टैंडर्ड, दो चीजें, वापस 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 शॉर्ट में बता रही हूँ, सुन लो अच्छे से, पूरा रीड करोगे, घिसी पिटी बात है। ये एक अथॉरिटी है जिस अथॉरिटी का काम है कि सारी की सारी कंपनीज क्या करे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करे और ऑडिट के भी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब क्या लगता है ये स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है अकाउंटिंग से? ICAI। तो ICAI ये स्टैंडर्ड्स बनाता है, बैठता है इस अथॉरिटी के साथ, मिलकर बैठ के लोग स्टैंडर्ड्स को एक दूसरे से डिस्कस कर कर बनाते हैं। डिस्कस करने के बाद ये प्रपोजल रखा जाता है किसके पास? CG के पास, कि देखो सब ठीक लग रहा है क्या? CG ने अप्रूवल दे दिया तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनल हो जाते हैं। क्लैरिटी है? अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनल हो गया तो सबको फॉलो करना है। इट इज लाइक का सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड कौन बनाता है? आपका इंस्टीट्यूट। ठीक है, उन्होंने बनाया, CG को दिखाया, CG को प्रपोजल दिया, CG को ठीक लगा तो फॉलो करवा दिया। ठीक है, एट देन कंफर्म कौन करता है? CG ही करता है, लेकिन उनको पता थोड़ी ना कि कौन से सही है और कौन से गलत, तो हमारा इंस्टीट्यूट बताता है। ऐसे ही ICAI क्या करेगा, किसके साथ बैठेगा? क्या अथॉरिटी क्या है? NFRA, दोनों एक साथ, ऊपर की अथॉरिटी यही है बनाने वाली, इसके साथ क्या होगा? डिस्कशन होगा, और फिर CG फाइनली से क्या देगी? अप्रूवल देगी, यस ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये ऑडिट स्टैंडर्ड फॉलो करो। तो इस अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर कंपनी वो अथॉरिटी का काम है कि हर कंपनी ये दो स्टैंडर्ड को अच्छी तरीके से फॉलो कर रही है कि नहीं। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन यही बताएगा आपको। फिर उन्होंने कहा कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट में घिसी पिटी बातें, क्या घिसी पिटी बातें होंगी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिट के स्टैंडर्ड, ये सारी बातें लिखी। एक बार रीड करो। मेक रिकमेंडेशन, किसको रिकमेंड किया जाता है? CG को। फॉर्मुलेशन क्या? अकाउंटिंग और ऑडिट की पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स। क्लियर है ये सारी बातें। अब इस NFRA जो अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी में कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? बैठता कौन है? तो कौन कौन ऑफिसर होगा? एक चेयरमैन होगा, एक फुल टाइम मेंबर होगा, एक पार्ट टाइम मेंबर होगा। अब इन मेंबर को अपॉइंट कौन करता है? ऑब्वियसली कौन अपॉइंट करेगा? CG। हमेशा जब भी कोई अथॉरिटी आती है तो उसको अपॉइंटमेंट करने वाली अथॉरिटी कहलाती है हमारी CG। CG ने यहाँ पे अपॉइंट कर लिया। CG ने अब जैसे ही अपॉइंट किया तो उन्होंने कहा कि भैया CG तो भैया बहुत बड़ी सरकार, कौन अपॉइंट करेगा? मोदी जी करेंगे क्या? नहीं, इन्होंने कह दिया कमिटी बनाई है। क्या बना दिया? एक कमिटी। ठीक है, उस कमिटी में अब कौन कौन बैठेगा? मिनिस्ट्री के कुछ लोग, RBI का बंदा, ऐसे अलग अलग अथॉरिटी, सेबी का एक बंदा। समझ लो पूरी कहानी। वापस नाम क्या है? NFRA। हम पढ़ रहे काम क्या है इसका, फिर हमने पढ़ा कि कैसे बनता है ये। बनाने वाला कौन है? CG। CG में भी एक कमिटी होती है जो बनाती है। फिर मैंने आपको बताया कमिटी कैसे बनती है, ये भी घटिया चीज उन्होंने बताई है यहाँ पर। तो मैं क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, तुम्हें समझ में आया? फिर बुक्स मेंटेन करेंगे, ये भी इनका काम है भाई, ऑडिट वगैरह देखना, CG से ज्यूरिडिक्शन पावर कहां तक पढ़ना है मैं ये बता दूं। पेज नंबर 435 तक रीड कर लेंगे। जो भी मैंने बताया शॉर्ट में बताया बच्चे, बस यही सब है। कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आएगी, लेकिन स्टिल रीड कर कर डाउट आता है तो पूछने का। ठीक है, लेकिन मेन सारी बातें मैंने कवर करवा दी। घटिया है, पूछा जा सकता है, इसलिए छोड़ भी नहीं रही हूं। ठीक है, तो आज की सभा समाप्त।